दोस्तों, कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैलता चला जा रहा है। इस वक्त जबकि मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 31,000 केसेस जो हैं कोरोना वायरस के सामने आ चुके हैं। उसके तकरीबन 13% जो है वो क्रिटिकल हालत में है, यानी तकरीबन 3,863 लोग जो हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं और लगभग 600 के करीब लोगों की डेथ हो चुकी है। तो ये कोरोना वायरस है क्या? मैं चाह रहा था कि थोड़ी इसकी बेसिक्स और थोड़ा कुछ देख लें, क्योंकि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कोरोना वायरस पर जाने से पहले मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ कि ओवरऑल सारी दुनिया में जो हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं, उनको हम इन जनरल दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है वार्म ब्लडेड एनिमल और एक है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यानी हम यानी मैमल्स में जो शामिल हैं एनिमल्स, और बर्ड्स जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल है और रेस्ट जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। इन दोनों एनिमल्स का फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं ये असल में अपना एक इंटरनल टेम्परेचर का रेगुलेटरी सिस्टम रखते हैं, जबकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो बाहर के टेम्परेचर के लिहाज से ठंडे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। उनका जो सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। एनीवे, ये तो एक जनरल बात है बायोलॉजिकल लाइफ की, लेकिन एक और दुनिया भी आबाद है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कि वो दुनिया जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आती है या फिर नेकेड आई से भी नजर आती है, मगर छोटे ऑर्गेनिजम्स की एक पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द आबाद है। उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया है उसमें बैक्टीरिया है, फंगाई है, पैरासाइट्स हैं और वायरस हैं। ये जो वायरस है उसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये भला क्या है। वायरस जो है दोस्तों, ये डीएनए और आरएनए दो तरह के होते हैं। डीएनए और आरएनए जो होता है ना, ये बेसिक पार्टिकल है किसी भी सेल का। बाकी जो तीनों है ना, फंगाई और पैरासाइट और बैक्टीरिया, ये तो पूरा सेल होता है। लेकिन वायरस खाली डीएनए और आरएनए के थ्रेड्स होते हैं। डीएनए मतलब डबल स्टैंडर्ड और आरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड। ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसका बड़ा नाम है। तो ये जो आरएनए जो है, ये जो कोरोना वायरस है, ये आरएनए वायरस है। जबकि डीएनए वायरस मैं आपको बता दूं एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस का वायरस जो है वो डीएनए वायरस है, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड होते हैं। या हर्पीस सिम्प्लेक्स का वायरस है, या वो जो एक लिम्फोमा ट्यूमर हो जाता है, एप्स्टेन बार वायरस, वो भी डीएनए वायरस है। ये डीएनए वायरस कहलाते हैं। या पेपिलोमा वायरस जैसे सर्विकल कैंसर हो जाता है, डीएनए वायरस है। जबकि आरएनए वायरस जैसे कि मीजल्स का है, पोलियो का है, हेपेटाइटिस सी का है और कोरोना का है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम कोरोना वायरस को समझते हैं आखिर ये भला क्या है। कोरोना वायरस जो है दोस्तों 1960 में सामने आ गया था। यानी हमें पता चल गया था कि कोरोना वायरस एक वायरस होता है जिसकी शक्ल ऐसी बॉल की तरह की होती है, उस पर स्पाइक्स निकले हुए होते हैं और इसकी जैसे कि एक एनवलप बना हुआ होता है और उस पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से स्पाइक्स, बिल्कुल यही स्पाइक्स होते हैं जो रिसेप्टर का काम करते हैं, यही जाकर चिपकते हैं बॉडी के अंदर जाके। और ये खुद भी 3-4 तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अच्छा, अब इस वायरस की खास बात क्या है? ये जूनोटिक वायरस कहलाते हैं। मतलब ये वो वायरस हैं जो एनिमल से आए हैं और ये ह्यूमन बीइंग को भी इफेक्ट कर रहे हैं। यानी यूजुअली इसको अलग होना चाहिए था, मगर ये दोनों पर इफेक्ट कर रहे हैं। और एनिमल्स में भी, ये मैमल्स में तमाम, यानी इंसानों के साथ दूसरे मैमल्स के अंदर भी। और एक और जो खास बात है वो ये कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर भी मौजूद है, सिर्फ वार्म ब्लडेड एनिमल्स में नहीं है। मतलब ये सांप के अंदर भी मौजूद है। और कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में जाए तो ये तमाम वर्टिब्रेट्स में मिल जाते हैं हमको। ये जो चिमगाडरें होती हैं उसमें होते हैं ये वायरस, और अपने कैमल्स हैं उसमें होते हैं। तो इसकी शक्ल हमें बिल्लियों में, कैट्स में नजर आते हैं। तो ये वायरस जो है ये कोल्ड और वार्म दोनों ब्लडेड एनिमल्स में होते हैं। एनीवे, अब हम चलते हैं थोड़ा देखते हैं कोरोना वायरस को दोबारा से। तो कोरोना वायरस जो है उसकी 4 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा जो है वो दोनों को इन्वॉल्व करती है। अल्फा और बीटा दोनों जो है वो चिमगाडरों को यानी बैट्स को भी, पिग्स यानी सुअर को, कैट्स यानी बिल्लियों को और ह्यूमन को भी। जबकि गामा जो है वो ज़्यादातर पोल्ट्री और ज़्यादातर ये जो अपने बर्ड्स वगैरह हैं, चिकन वगैरह है, इसको इन्वॉल्व करते हैं। और जो डेल्टा है वो बर्ड्स को भी और ह्यूमन बीइंग और दूसरे मैमल्स को भी इफेक्ट करते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये वायरस जो है इसकी खास बात क्या है। ये वायरस जो है ना, ये लॉन्गेस्ट वायरस है। इसके अंदर तकरीबन 22 से 26 हज़ार स्ट्रैंड्स होते हैं। लॉन्गेस्ट वायरस है ये। और ये वायरस मिला कहाँ पर? तो जब हम इसकी हिस्ट्री में गए 1960 वाली बात पे, तो हमें 2 इसके बड़े एपिडेमिक नजर आए उसके बाद। एक तो 2002 में और एक 2012 में। 2002 में जो हुआ था वो सार्स वाला वाक़या आपको याद होगा, जिसको हम कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स फैला था और ये बेसिकली अगर हम इसकी भी थोड़ी सी पीछे की तरफ जाकर देखें तो हमें अंदाजा होगा कि चाइना का एक शहर था ग्वेंडोंग, वहां पर इसका पहला केस डिटेक्ट हुआ था। तो लगता है कि ग्वेंगडोंग से ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हुआ था। और कहते ये हैं कि यहाँ पर भी हमें जो फर्स्ट जो एनिमल जो इफेक्टेड नजर आया था, यानी जो चिमगाडरें थी, ये चिमगाडर से निकला था। और फिर एक वाइल्ड बिल्ली होती है, कैट होती है, जिसको हम सिवेट कहते हैं, CIVET, उसमें गया और फिर वो सिवेट से ह्यूमन बीइंग में आया। इसके लगभग 8,000 केसेस आए थे दोस्तों, जिसमें से 800 लोगों की डेथ हो गई थी। और ये
मतलब कोई 27 मुल्कों में फैला था। ये बात हुई थी 2002 में। फिर 2012 में हमें दोबारा इसका एंडेमिक नजर आया। इस बार वो आया मिडल ईस्ट में, यानी सऊदी अरेबिया में और मिडल ईस्ट के इलाकों में और सेंट्रल एशिया की तरफ। उस वक्त भी लगभग 27,000 लोग इफेक्टेड हुए और उसमें भी तकरीबन 860 लोगों की डेथ हुई। अच्छा, यहाँ पर जो मिडल ईस्ट में फैला था, इसमें इसका नाम जरा मुख्तलिफ था। वहाँ तो सार्स था, लेकिन जब ये मिडल ईस्ट में फैला 2012 में, तो इसको मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का नाम दिया। मिडल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी उतना ही जो फैटल था, उतना ही खतरनाक था जितना कि सार्स था। अब ये दो तो हमें नजर आ गया पीछे, और अब ये जो तीसरा वायरस है जो हमें यूहान सिटी के अंदर मिला, ये चाइना का एक शहर है सेंट्रल चाइना के अंदर। वहाँ पर कहते हैं बड़ी सी एक मार्केट है सी फूड की, और वेट मार्केट कहलाती है, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स कट रहे हैं और बिक रहे हैं। उसमें सब कमोबेश मैमल्स शामिल हैं, उसमें डोंकी भी हैं, उसमें पिग्स यानी सुअर, और उसमें ये जो है अपने कैमल्स और शीप और पोल्ट्री प्रोडक्ट और बैट्स यानी चिमगाडरें भी, और इस किस्म का सारा एनिमल वहाँ बिकता है। सांप, स्नैक्स भी हैं वहाँ पे। तो ये सारा एनिमल वहाँ पर बिकता है, और जिस तरह से भी स्लॉटर्ड हाउस है वहाँ पर, वहाँ से ये केस ट्रांसफर हुआ है। ये कहते हैं इसका नाम इन्होंने क्या किया, इसका नाम थोड़ा चेंज किया इन्होंने, कोरोना वायरस के आगे एन लगा दिया, तो ये न्यू कोरोना वायरस कहलाया। ये इन्फेक्शन उस वहाँ से जो लोग कस्टमर्स थे या वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे, वहाँ सबसे पहले डिटेक्ट हुआ, और फिर वहाँ से ये ह्यूमन बींग्स में आया। और अब इसके बारे में क्या ख्याल है इनका, ये कहते हैं कि यहाँ पर भी बैट्स जो है वो वजह बनी है, यानी वही चिमगाडर। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि इस बार ये चिमगाडर से निकलकर इनका ये ख्याल है साइंटिस्ट का कि ये इस बार स्नैक्स में गया, सांपों में, और फिर वो स्नैक्स से ह्यूमन बींग में आया, क्योंकि इन्होंने सांपों को भी ये ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब ये चाइनीज़ कल्चर है, इब्राहिमिक रिलीजन तो है नहीं, वहाँ पर हराम हलाल का कोई खास कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, तो वो एक दूसरे अंदाज की एक पूरी की पूरी एक जिसे कहते हैं तहजीब है, और वहाँ पर आमतौर पे तमामी एनिमल्स को ये लोग भून भान के खा लेते हैं, तो या फिर उसका सूप बना के पी जाते हैं। तो ये बैट से इस बार सांप में आया, और फिर सांप से ह्यूमन बींग में आया। तो ये एक जर्नल इसका बैकग्राउंड है, जिस तरह से वायरस आया। अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं हम, इसकी थोड़ी क्लिनिकल बातें कर लेते हैं कि आखिर ये वायरस किस तरह से प्रेजेंट करता है। दोस्तों, जब ये वायरस हमको इफेक्ट करता है किसी भी इंसान को, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी जब वायरस कांटेक्ट में आया और जो सिम्टम प्रोड्यूस हुई, ये 2 से 14 दिन का है। और मजेदार बात है कि इस 2 से 14 दिन के दरमियान भी वायरस जो है वो फैल सकता है, मतलब वो स्प्रेड कर सकता है, हालांकि सिम्टम्स नहीं है। 12 से 14 दिन के बाद सिम्टम्स शुरू होती हैं, और सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स बिल्कुल इन्फ्लुएंजा की तरह की, जैसे कि होती है फ्लू की तरह की, यानी नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, फिर बुखार, फिर जिस्म में दर्द, फिर सर में दर्द, और इस तरह की सिम्टम्स जैसे बिल्कुल टिपिकल फ्लू की तरह की होती है। और फिर ये माइल्ड मॉडरेट तक मामला रहता है। फिर जैसे जैसे फैलता चला जाता है तो फिर वायरेमिया हो जाता है, ये ब्लड में शामिल हो जाता है। फिर ब्लड से निकलता है तो फिर ऑर्गन्स पर, ऑफ कोर्स जब ये वायरेमिया हो जाएगा तो फिर तो ऑर्गन शट डाउन होने शुरू हो जाते हैं, तो ज़्यादातर किडनी और लीवर वगैरह शट डाउन हो जाते हैं। तो ये असल प्रॉब्लम वहाँ से आता है कि इन्फेक्शन ग्रेजुअली एयरबॉर्न के थ्रू और कांटेक्ट के जरिए से फैलता है। यानी एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि आखिर किस तरह से स्प्रेड करता है। स्प्रेड ये करता है एयरबॉर्न से, मतलब ये कि उन छींकों से या उन खांसी वगैरह से ये थूक के जरिए से निकलकर दूसरे आदमी को लग जाता है। और फिर इसके अलावा कांटेक्ट के जरिए से, यानी अगर फर्ज करें कि जिस जगह पर किसी शख्स ने हाथ रखा है वहीं पर कोई और आदमी भी हाथ रखता है और फिर अपने नॉस्ट्रल्स के पास या माउथ के पास लेके जाता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कहा जाता है कि 6 फीट के फासले पर रहें। अगर आपके सामने कोई भी आदमी है जिसको आप फील कर रहे हैं कि उसको इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है तो 6 फीट का फासला रहना चाहिए। और फिर ये कि आप उन जगहों को टच नहीं करें क्योंकि वो आप में शामिल हो सकता है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। डायग्नोस भाई इसी तरह से करते हैं। पहली बात हमेशा किसी भी मरीज को देखने की होती है कि हिस्ट्री आप लेते हैं, आप देखते हैं कि इसका कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ किसी भी ऐसे आदमी से जिसको फ्लू है या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं या नमूनिया लाइक पिक्चर है, क्योंकि हमें नहीं पता क्या हो सकता है कि उससे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हम फिजिकली एग्जामिन करते हैं, देखते हैं कि लंग्स का क्या हाल है, लंग्स जो है वो पूरा इफेक्टेड हैं और लंग साउंड जो है वो टेरेबल है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि साहब ये नमूनिया लाइक पिक्चर है और चेस्ट पूरा इन्वॉल्व हो चुका है। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद और आगे बात बढ़ती है तो हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट जो आजकल हो रहे हैं वो आमतौर पर स्वैब वगैरह ले लेते हैं थ्रोट का और ब्लड टेस्ट कर लेते हैं और इस तरह से डिटेक्ट कर लेते हैं। वैसे आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन को हम PCR जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है उससे हम डिटेक्ट करते हैं, मगर वो एक लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद जब ये एक बार डायग्नोस हो जाता है तो ट्रीटमेंट की बात आती है।
अब बदकिस्मती से हम इस वायरस की ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उसकी वजह है, एक तो ये कि हमें अभी तक सोर्स कंफर्म नहीं है, वी आर फीलिंग लाइक कि ये आ रहा है उधर से। दूसरी बात ये कि हमें ये नहीं पता कि जब ये अंदर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है, रिप्लिकेट करता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, वो भी अभी तक हमें नहीं समझ में आया। तो हमारे पास बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, तो हमने अभी तक इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं बना सके हैं और ना ही इसकी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट हम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट भाई इसकी सपोर्टिव चल रही है, यानी वही जैसे कि एक फ्लू के अंदर होता है कि साहब बुखार हो जाए तो टाइलेनॉल दे दीजिए, यानी जो लोअर लेवल की ट्रीटमेंट होती है, बिल्कुल इनिशियल ट्रीटमेंट होती है कि साहब टाइलेनॉल दे दीजिए, एंटीबायोटिक का कवरेज दे दीजिए कि कहीं नमोनिया वगैरह ना हो जाए, सुपर इम्पोज इन्फेक्शन बैक्टीरियल दीजिए साहब, एंटीबायोटिक दे दीजिए और इस तरह से कि आइसोलेट कर दीजिए, कॉन्टैक्ट में मत लाइए, यूँ एक मरीज़ को सपोर्टिव ट्रीटमेंट से और खुसूसन आइसोलेशन के ज़रिए से और कोशिश करते हैं कि वो पीरियड गुजर जाए और आदमी निकल जाए बाहर। अनलेस कि अगर कोई आदमी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, एल्डरली हो, यानी ओल्ड एज का हो। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी हो जैसे कि कैंसर है या कीमोथेरेपी पर है और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, या फिर कोई बच्चा है जिसका स्ट्रांग नहीं है इम्यून सिस्टम, तो ऐसी सूरत में चांसेस है कि वो कॉम्प्लिकेट कर जाएगा, उसमें वायरीमिया हो जाएगा, इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो फिर हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। सच्ची बात तो ये है कि हमारे पास एंटीवायरल ट्रीटमेंट बहुत ही लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ हेपेटाइटिस, हमारे पास ज़्यादातर वैक्सीनेशन ही है और हमारे पास थोड़ी हर्पीस वगैरह की ट्रीटमेंट है, मगर कोरोना के लिए तो हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसा मरहला है कि जिसको बहुत ही हमें सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा कि हमें प्रिकॉशन से ही काम चलाना है और आइसोलेशन ही रखनी है और सपोर्टिव ट्रीटमेंट और दैट्स इट। तो दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट मौजू था। मैं समझ रहा था कि हमें कोरोना वायरस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वायरीमिया क्या चीज़ है, हमें पता होना चाहिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और हमें सबसे बड़ी बात ये पता होना चाहिए कि हमें किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो मेरा ख्याल था ये ज़रा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था कि आपसे डिस्कस कर लूँ। आलमी तिजारत का नया मरकज गवादर का बाएतमाद इदारा न्यू विजन ग्रुप आपको दे मुस्तकबिल की कीमती सरमायाकारी का सुनहरी मौका। अमेरिका और कनाडा में रहते हुए सरमायाकारी और भी आसान। गवादर मास्टर प्लान की अहम और कीमती लोकेशन। गवादर की मरकजी शहरा और 0 पॉइंट पर वाक़या साहिल समंदर से करीब तरीन 100, 200, 300 गज के रिहायशी तिजारती प्लॉट, 1 एकड़ 2 एकड़ के इंडस्ट्रियल प्लॉट, निहायत मुनासिब कीमत और महाना आसानी के साथ में अभी अपने प्लॉट बुक करवाएं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता फरमाएं। Buying or selling a residential or commercial property is one of the biggest financial decisions most people will make in their life. The real estate lawyers at Alam Law Chambers will guide you through the complete real estate laws to ensure your transaction completes on time and your dreams come true. Reliable and affordable. Alam Law. GTA Real Estate Investments. Pre-construction or resale. Consult trusted realtors. Get first access and incentives. Contact Khalid Aziz or Mashood Khalid 647-865-2949. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps.
Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals.